हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ तनाव नया टॉपिक है, नया तरल वाले का ही पार्ट है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, दरों की सतह पर देखो, यहां पर जैसे ये दरव भरा गया जिसमें, ठीक है, यहाँ दरव भरा गया है तो इसकी सतह पर एक सतह बन जाएगी। इसकी दरव की सतह जो है वो क्या है, वो एक खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। भाई इस तरह से खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है जी। वो दरव की, लिखें, दरव की सतह एक खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। ठीक है। पृष्ठ तनाव खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को टी से दर्शाते हैं। पृष्ठ तनाव को टी से दर्शाते हैं। जो पृष्ठ तनाव दरव की मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के दोनों ओर लगता है। भाई यहां पर ये काल्पनिक रेखा अगर मैं खींचूं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, उस पर लगने वाला बल वो भी एकांक लंबाई में। भाई ये रेखा आपने खींची, देखो जैसे ये ऊपर नीचे दोनों तरफ लगता है जी पृष्ठ तनाव। ये रेखा खींची हमने, इसके दोनों तरफ पृष्ठ तनाव लगता है। ठीक है, भाई इस तरह एक गोल आकृति बन जाती है जी, इस तरह, जिसमें चारों तरफ मैं बोलूं बल लगता है जी। ठीक है, ये उसका केंद्र हो गया। केंद्र के किसी एकांक लंबाई में उस पर लगने वाला बल है। पृष्ठ तनाव को इसकी इकाई बोलते हैं हम न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, एम से लिख देते हैं। तो ये एक दरव का गुण है। पृष्ठ तनाव दरव का वह गुण है, जिसके कारण दरव की मुक्त पृष्ठ खींची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करते हैं। दरव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के दोनों ओर पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई में लगने वाले बल के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है जी, समझ गए। ठीक है, सीजीएस पद्धति सूत्र डायन पर सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है जी पृष्ठीय ऊर्जा। छोटा सा टॉपिक है। पृष्ठ तनाव में एक दरव एक खींच जाएगा जी, पूरी झिल्ली की भांति व्यवहार करेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगला टॉपिक क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा क्या है? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक वस्तु को खींच रहे हो, जैसे मान लेते हैं ये एक नीडल समझ सकते थे हम, एक दरव में एक सुई है, उसको आप एफ बल लगाकर खींच रहे हो। यहां पूरा दरव है, इसमें मैं ये पेन चलाऊंगा तो एक बल ऊपर और एक बल नीचे, दोनों तरफ, यानी एल ऊपर वाले पे भी बल लग रहा है, एल नीचे वाले पे बल लग रहा है। तो हम एल की बजाय 2L लंबाई ली जाती है जी वहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो इसको रोकने वाला बल है वो क्या लगेगा? वो लगेगा जी, हम इसको ऐसे लिखेंगे F/2L इजुकल टू टी। तो इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा F इजुकल टू 2TL। 2TL। जब आप इसको एक थोड़ी सी विस्थापन दोगे, मान लेते हैं इसको आप विस्थापन देके यहां पर लेके आओगे, जब आप इसको एक स्मॉल विस्थापन दोगे, जब आप इसको एक छोटा सा विस्थापन दोगे dx, ठीक है जी, छोटा सा विस्थापन दोगे dx, तो इस पर इस तरह से बल लगेगा 2TL। ठीक है जी, बल लग रहा है 2TL, इसको आप dx विस्थापन दोगे तो जो किया गया कार्य है वो F/dx हो गया जी। किया गया कार्य W, और W क्या ले सकते हैं हम? F/dx। F की वैल्यू क्या ले सकता हूं? 2TL इंटू में dx। लिखिए, ये किया गया कार्य। इतना कार्य आपको करना पड़ेगा इसको dx विस्थापन करने के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो आप इसको t इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं जी। ठीक है, t इंटू, दोनों तरफ क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, t 2L इंटू में dx,
इसको हम लिख सकते हैं डी ए। डी ए, डी ए क्या है जी यहां पर? डी ए जी क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है जी। डी है जी क्षेत्रफल में परिवर्तन, समझ रहे हो जी। तो यहां से W का फार्मूला आया T इंटू में डी ए, तो T क्या आएगा जी? W बाई डी ए, जूल पर मीटर स्क्वायर, इस तरह में लिख सकते हैं हम, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये फार्मूला हमारे काफी काम आएगा। डी डब्ल्यू, डी ए लिया तो आप इसको डी डब्ल्यू ले सकते थे, डी डब्ल्यू, टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। ये कार्य है, क्षेत्रफल, ये पृष्ठ तनाव हो गया। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आता है कि जी देखो, एक तो जब बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनती है, और एक फार्मूला आता है जब बड़ी बूंदों से छोटी बूंद बनाई जाती है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन है देखना, कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की पारे की बूंद है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या पारे की बूंद है, ठीक है। ये एक बूंद है जिसकी त्रिज्या मैं ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर, पारे की बूंद है, ठीक है। स्प्रे की सहायता से समान आकार, इससे बहुत सारी बूंदें बना रहा हूं मैं, इसे छोटी छोटी बूंदें बना रहा हूं। कितनी बूंद है? ये तो इधर तो है 1 बूंद, 1 बूंद है, और इधर हम बना रहे हैं जी 10 की घात 6 बूंद बना रहे हैं, समझ गए। यदि पारे का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फार्मूला दिया जी 35 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो उत्सर्जित ऊर्जा की गणना करनी है आपको। तो सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला बना देता हूं जी। सबसे पहले देखो, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ? क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ जी डेल्टा एस, अंतिम क्षेत्रफल माइनस आरंभिक क्षेत्रफल, ये तरीका होता है। अंतिम क्षेत्रफल क्या था भाई? इनकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मैं कैपिटल आर ले सकता हूं, और इनमें हर एक की त्रिज्या मैं स्मॉल आर ले सकता हूं, छोटे आर। तो आरंभिक क्या था? 4πr², अंतिम क्या था? 4π इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन कितनी बूंद थी बाद में? n बूंद थी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में कार्य तो करना ही पड़ेगा। कार्य का फार्मूला क्या बताया था? W इक्वल टू T इंटू डेल्टा एस। T इंटू डेल्टा एस का फार्मूला क्या है? 4π कॉमन n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4π बाहर आ गया जी, n आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर। n बूंदों में भाग कर रहे हैं, तो अब आप स्मॉल आर की फॉर्म में वैल्यू पुट कर सकते हैं जी। स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखो, एक बूंद का आयतन, आयतन तो दोनों का बराबर ही है ना भाई, आयतन थोड़ी बदलेगा। अब बूंदे तोड़ के अलग अलग कर दोगे तो आयतन तो समान ही रहेगा ना। एक बूंद का आयतन क्या था? 4/3πr³। n बूंद का आयतन क्या है? 4/3 इंटू पाई स्मॉल r³। बस 4/3π, 4/3π कैंसल। r³ इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r³। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं r³ बाई n स्मॉल r³। स्मॉल r की वैल्यू क्या लिखेंगे? कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। बस ये वैल्यू पुट करता ही ये फार्मूला बन जाएगा जी। क्या कर रहे हैं हम? बात समझना, एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में विभाजित कर रहे हैं।
क्या फार्मूला मिलेगा? 4 पाई टी स्मॉल एन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह रखूंगा कैपिटल आर एन की पावर 1/3, ठीक है, माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। बस यहां से फार्मूला बना दो, 4 पाई टी कैपिटल आर का स्क्वायर, एन की पावर 1 है, नीचे से कितनी आएगी जी एन की पावर? नीचे से एन की पावर 2/3 है, ऊपर आएंगे तो माइनस का है 2/3, ठीक है जी। 4 पाई टी कैपिटल आर का स्क्वायर कितना बचेगा बताओ? एन की पावर 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 कितना होता है जी? 1/3 होगा, 1/3, एन की पावर 1/3 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा जी। इतना कार्य करना पड़ेगा बस। अब आपको अगर ये फार्मूला ध्यान है तो अब तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था? 4 पाई टी आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1, 4 पाई टी कैपिटल आर का स्क्वायर, एन कितनी बूंदे थी जी? 10 की घात 6 बूंद। 4 पाई टी आर स्क्वायर 10 की घात कितनी आ गई? 2। 4 पाई टी आर स्क्वायर 100 माइनस 1 99। बस ये आगे इसको सोल्व कर सकते हो आप। कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दो 1 सेंटीमीटर, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल सोल्व हो जाएगा जी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, अगली बात पे आते हैं जी। अगला पॉइंट देखना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पहले हमने क्या किया था? अब हम छोटी बूंद को मिलाकर बड़ी बूंद भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले हमने बड़ी बूंद को तोड़ा था, अब क्या है? आर त्रिज्या की छोटी बूंद है। कंसेप्ट क्या है? आर त्रिज्या की बहुत सारी बूंद है जी, एन बूंद है, एन बूंद है, इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं जिसकी त्रिज्या क्या बताओ? कैपिटल आर। तो आयतन तो बराबर ही रहेगा जी, जो हमने पहले देखा था अभी बात, V1 बराबर V2, V1 क्या? N 4/3 पाई आर क्यूब। भाई पिछली बार हम बूंद को तोड़ रहे थे, इस बार हम बूंदों को मिला रहे हैं। V2 क्या होगा जी? 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, N आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, वही बात है जी। कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर आप छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाएंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी क्या, या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन में था वहां भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। जब तोड़ते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जब मिलाते हैं तो ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, उत्सर्जित नहीं होगी जी। ठीक है। अब क्षेत्रफल में कमी, तरीका सारा वही आ जाएगा जी, सेम वही बात है, सेम टू सेम वही बात हम लिख सकते हैं जी, ठीक है भाई। एन बूंद मिला रहे हैं, कैपिटल आर बूंद बन रही है, तो क्षेत्रफल में कमी आएगी, परिवर्तन नहीं, कमी, क्षेत्रफल में कमी,
कमी कहां लेते हैं, आरंभिक क्षेत्रफल माइनस अंतिम क्षेत्रफल। आरंभिक क्या है, n इंटू 4πr² माइनस 4π कैपिटल R², 4π nr² माइनस R²। ठीक है, ये बूंदों में इतनी, ये क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी, इसको बोलेंगे जी डेल्टा S। ठीक है, या डेल्टा A से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है जी। अब आप वही बात है कैपिटल R की तरह वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सामान्यतः इस तरह पूछा जाता है जी, 4π n की जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, कैपिटल R n की पावर 1/3 R²। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से आप बना सकते हो, n R² माइनस R²। ठीक है जी। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते थे किसकी, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर सकते हो। कैपिटल n की वैल्यू आ गई कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, यहां कैपिटल R कॉमन ले लो, n की पावर माइनस का 1/3 है, एक तो ये रूप आ जाएगा। दूसरा, आपको अगर आंसर बनाना हो, जैसे स्मॉल r में भी आंसर चाहिए, कैपिटल R में भी आंसर चाहिए, तो आप इसको ऐसे ले लो। तो देखो ऐसे करो, n R² है, n को पड़ा रहने दो। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू पुट करो, कैपिटल R ऊपर स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कैपिटल R n की पावर 1/3, 4π R² कॉमन आ गया, ये तो वही फार्मूला बन गया जी, 4π R² कॉमन आ गया, n की पावर 1 माइनस 1/3, n की पावर 1 माइनस 2/3, वही आ गया जी 1/3, बनना ही था, n की पावर 1/3 माइनस 1, और इसको w निकालना हो तो वही t डेल्टा S 4π t R² n की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, अब बात है कि जी हमें इसको स्मॉल r और कैपिटल R दोनों के रूप में लिखना है। आप इसको स्मॉल r की फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं और कैपिटल R की फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं, आयतन के रूप में बनाना चाहते हैं, तो आप डेल्टा S को ऐसे लिखो, 4π n R² माइनस R²। ठीक है, अब मुझे इसको R³ बनाना है, तो क्या करूं, इसको उठाया जी मैंने यहां पर, n एक R से मल्टीप्लाई इधर कर दिया जी, R³ हो गया, ये R² था, एक R से मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं, या आप ऐसे बोल दो, यहां R से मल्टीप्लाई कर दिया तो R से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। 4π R³ को कॉमन ही ले लो, यहां तो बच गया जी 1/r, n R², R³ को कॉमन लोगे तो डिवाइड में R³ आ गई ना, अरे इसे कॉमन तो लेना आता है ना सबको, R³ कॉमन ऊपर वाले R³ बाहर आ गई, भाई R³ से मल्टीप्लाई R³ से डिवाइड, R³ बाहर आ गई, ये R³ यहीं पर है। ठीक है जी, अब आगे बढ़े, अब स्मॉल, अब क्या R³ की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए, R³ की जगह मैं ये लिख देता हूं, 4π R³ तो ऐसा कैसा है, n R² है, R³ की जगह मैं लिख देता हूं n इंटू में स्मॉल r की क्यूब, n से n कैंसल, ये फार्मूला बन गया जी, 4π R³ 1 स्मॉल माइनस 1 कैपिटल, ये काफी अच्छा फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे काफी काम आ जाता है जी, डेल्टा S याद रखना, 4π R³ 1 स्मॉल r माइनस 1 कैपिटल R। यहां से आपको ऐसे पूछा जा सकता है, t डेल्टा S 4π t R³ 1 स्मॉल r माइनस 1 कैपिटल R, ये W आ जाएगा जी, कोई दिक्कत।
कोई बात समझ ना आई हो यहां तक पूछ सकते हैं आप, एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। इसको आगे जाके आप आयतन में भी बना सकते हो जी इसको, ठीक है भाई। आयतन के रूप में भी पूछा जा सकता है। आयतन के रूप में कैसे पूछा जा सकता है बताऊं भाई? इस फार्मूले को था जाइए, टी को आगे लिया, 4πr³ 1/स्मॉल माइनस 1/कैपिटल, ठीक है। अब आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा जी? 3t 4/3πr³ आयतन 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R, यही तो होता है बड़ी बूंद का आयतन। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? नो परेशानी, आगे बढ़िए, अगली बात पर आते हैं। हाँ जी, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जी, ठीक है। बूंदों को मिला लिया, इनकी त्रिज्या, इस पे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप कर देंगे, ठीक है। अब आगे आता है जी सहसंजक और आसंजक बल, ये भी थ्योरेटिकल बात ही है। सहसंजक और आसंजक बल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। देखो उन्होंने बाकी जो व्यय ऊर्जा ये दे रखी है, पहले 7, आज का होमवर्क यही रहेगा, मैं आगे अभी और पढ़ा रहा हूं। होमवर्क मैं आपको पहले बता देता हूं, होमवर्क रहेगा जी आज का, पहले 7 के 7 उदाहरण करने हैं और 5 एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब बात आती है जी सहसंजक और आसंजक बल, ये तो थ्योरेटिकल है जी बिल्कुल। सहसंजक और आसंजक बल, सहसंजक, दूसरा कहते हैं आसंजक बल। बल क्या होता है? देखो सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणु आते हैं जी इसमें, ठीक है जी। आसंजक बल में भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु आते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु, विभिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणु हो तो वहां सहसंजक लगता है, भिन्न भिन्न पदार्थ हो तो वहां पे आसंजक बल लगता है जी, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हो भाई, बिकी हुई कांच की चिपकी 2 प्लेट है, उनको दूर कर पाना मुश्किल है, ये सहसंजक बल है जी। कांच की 2 प्लेट है बिकी हुई, उनको दूर कर पाना मुश्किल है, सहसंजक बल है। आसंजक बल है, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? ये आसंजक बल ही है, ठीक है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, अलग अलग उदाहरण है। और आप बात देख सकते हो जी, पारे की एक छोटी सी बूंद को तोड़ पाना काफी मुश्किल है, रीजन सहसंजक बल है। पारे की बूंद है वो अलग अलग छोटी छोटी बूंदों से जुड़ी हुई है, उसको तोड़ पाना मुश्किल है, कारण क्या है? सहसंजक बल है। आसंजक में और ले सकते हैं, आसंजक बल को फेविकोल गोंद आसंजक बल से चिपके रहते हैं, फेविकोल या गोंद से आप लकड़ी को चिपका सकते हैं, ये क्या है? आसंजक बल के उदाहरण है, ठीक है जी। ठीक है भाई, ये छोटा सा पॉइंट था सहसंजक और आसंजक बल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, अगला टॉपिक आगे आएगा स्पर्श कोण और नवचंद्रक की आकृति, ठीक है। स्पर्श कोण क्या होता है और नवचंद्रक की आकृति क्या होती है? स्पर्श कोण मैं आपको पहले बता देता हूं। इसमें देखो, जब आप किसी तरल के अंदर कोई वस्तु है, उसके अंदर आप तरल भरते हो,
किसी वस्तु में तरल भरते तो उसका आकार मान लेते हैं ऐसे आ जाता है जी, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब हम किसी वस्तु में तरल भरते हैं तो उसका आकार इस जैसा आ जाता है। तो अब आप ये इसका नवचंद्रक बोलते हैं जी इसको, ये जो आकार बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नवचंद्रक, ठीक है। अब नवचंद्रक पर आप स्पर्श रेखा खींचो, नवचंद्रक पे आपने स्पर्श रेखा खींची, यहां पर कोई कोण बन गया जी, मैं ये मान रहा हूं यहां पर कोई कोण बन गया थीटा। नवचंद्रक पे मैंने स्पर्श रेखा खींची, कोई कोण बना थीटा, ठीक है, कोई थीटा कोण बन गया। तो थीटा कोण बन गया तो ये जो थीटा कोण है यही स्पर्श कोण है, ये थीटा कोण है, ये क्या बताओ, ये स्पर्श कोण है, ये थीटा कोण। ये नवचंद्रक था, नवचंद्रक पर मैंने स्पर्श रेखा खींची है, ये समझना बात। ठोस के साथ बनता है तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखो, द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल व ठोस के मध्य खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव का ठोस का तल और द्रव पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य द्रव के अंदर बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है। हमेशा द्रव के अंदर बनता है जी, बाहर नहीं हो सकता ये द्रव के, याद रखना, स्पर्श कोण हमेशा द्रव के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है जी, नवचंद्रक की आकृति कैसे होती है, फिर उसके बाद दाब आदि क्या आ जाएगा। तो हम नवचंद्रक की अलग अलग आकृति पढ़ सकते हैं। नवचंद्रक की आकृति पे काम करने जा रहे हैं, देखिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये इस आकार का भी हो सकता है नवचंद्रक, देखो नवचंद्रक की आकृति ऐसी हो सकती है जी, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है जी। वो तरल पे निर्भर करेगा और ठोस पे निर्भर करेगा कि कैसा ठोस है और क्या तरल भरा गया है। ये एक जैसे तरल नहीं है, ये सभी अलग अलग तरल है, ये समझिएगा आप। ये मान लेते हैं यहां पर कुछ अलग तरल है, इधर कुछ और अलग तरल हो सकता है। जैसे मैं अलग पेन से दिखाऊं तो इसमें कुछ मैं बोलूं अलग टाइप का तरल हो सकता है। ठीक है, इसमें इधर वाले में इसमें भी कुछ अलग तरल होगा और अलग कलर के पेन से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इनमें अगर मैं नवचंद्रक के बारे में बात करूं, समझना कैसे होगा पॉइंट देखिए। तो कहानी ये है जी कि यहां तो हमने पढ़ ही लिया जी, अभी पढ़ा ही हमने यहां पर कि स्पर्श रेखा खींचो, ये जी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची और ये बना कोण स्पर्श कोण। यहां पे ये स्पर्श रेखा है जी, ऐसे, ये नवचंद्रक की स्पर्श रेखा है। तो कोण बाहर नहीं, कोण अंदर, यही ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यहां पे थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है, और इस पर स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा तो यही बनेगी जी, यही स्पर्श रेखा, और ये कोण बना, ये तो कोण ही 90 डिग्री है जी। यहां तो थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री, 90 से छोटा या 90 से बड़ा। बात समझ में आ रही है? आपको पूछ ले ये कहां बनता है, ये बनता है जी तरल चांदी होनी चाहिए, पिघलाकर, तरल चांदी तथा कांच का पात्र होना चाहिए, कांच का गिलास ले सकते हैं, कांच के मध्य, कांच
के मध्य। तरल चांदी हो सकती है, कांच के मध्य, कांच की कोई बर्तन ले सकते हैं, पात्र गिलास ले सकते हैं, बोतल ले सकते हैं, जो भी। ये कहां बन सकता है? ये ले सकते हैं जी पानी तथा कांच के मध्य। जैसे गिलास में पानी डाला तो आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे सकती है, पानी और कांच का। ये कहां दिखाई दे सकता है? ये आपको दिखाई देगा जी एल्कोहल तथा कांच के मध्य। एल्कोहल और कांच के मध्य, मतलब मैं ये बोलूं कि कांच का गिलास है और उसमें आप एल्कोहल डालोगे तो आपको ऐसा शेप दिख सकता है, ऐसा उठा हुआ। वो देखने वाले की नजर बदल जाती है जब गिलास में एल्कोहल डाला हुआ हो तो। ठीक है, तो ये इस तरह का बनता है। ठीक है जी, एल्कोहल है ये। एल्कोहल भी हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मरकरी और कांच के मध्य, पारे तथा कांच के मध्य। पारे और कांच के मध्य भी यही स्थिति मिलेगी जी, पारे और कांच के मध्य भी यही स्थिति मिलेगी। समझ रहे हो? पानी और कांच के मध्य। ठीक है जी, यहां 90 डिग्री है, या 90 से छोटा या 90 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो एक और बात भी देखो इन्होंने निकाली है नवचंद्रक की आकृति के ऊपर। क्या बात है देखना, जब किसी कोशिका नली, कोशिका नली आगे एक टॉपिक आएगा, कोशिका नली एक पतली सी नली होती है जी, बहुत पतली नली। जब किसी कोशिका नली या पतली नली, इन्होंने लिख दिया, को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव की सतह संपर्क बिंदु के साथ वर्ताकार हो जाती है। यह वर्ताकार सतह दो बलों के कारण होती है। इसके पीछे दो बल लगते हैं, यह आकृति बन रही है, इसके पीछे दो बल लग रहे हैं, सहसंजक बल और आसंजक बल। ठीक है, द्रव की वक्राकार सतह पर नवचंद्रक कहलाता है। ए अणु पर कार्यरत भिन्न भिन्न बल है। ए ये बिंदु लिया गया जी, ये बिंदु ए यहां पे भी लिया गया है, ये बिंदु यहां पर भी लिया गया है, और ये बिंदु यहां पर भी लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने देखो कैसे दिखाया गया है, मैं आपको पॉइंट लेके दिखाता हूं। एक बल यहां दिखाया है जी, एफ ए बल। ठीक है, एक बल यहां दिखाया है एफ डी बल, और एक बल यहां दिखाया है एफ सी बल। ठीक है जी, और कोई अल्फा कोई कोण लिया गया जी, ये कोई कोण लिया गया है अल्फा। ठीक है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, एफ डी। एफ डी समझ गए जी, ये ए बिंदु की कहानी है। दूसरा, यहां पर अल्फा कहां आएगा जी, यहां पर एफ ए तो इधर ही है, एफ ए, एफ डी जो इसकी स्पर्श रेखा में जा रहा है। पिछली बार तो देखो ये इधर था जो पॉइंट था डी, इस बार है जो ये 45 डिग्री है जी, यहां से 45 डिग्री पर है डी, एफ डी। ये पूरा थीटा नहीं है, थीटा तो ये ऊपर वाला था, ये था थीटा, तो ये कौन बोल रहा है ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस बार ये सी है, ये बाहर आ जाएगा जी, देखो इन्होंने दिखाया भी है। ठीक है, देखना ऐसे, ये आ जाएगा एफ सी। खैर ये बातें इतनी काम की यही बातें जो मैंने यहां लिखी है। ठीक है, और यहां पर ये जो सी पॉइंट है वो अंदर आ जाएगा जी, ये अल्फा कोण बन रहा है, और यहां पर देखना क्या होगा, ए बल उधर ही लग रहा है जी, ए बल उधर ही लग रहा है, डी बल यहां लग रहा है जी, एफ डी, और सी इस बार अंदर लग रहा है जी, सी इस बार अंदर लग रहा है, एफ सी। समझ गए? पूरा थीटा था, पूरा कोण थीटा था। ये कोण कितना है, ये कोण 45 है, ये कोण 45 डिग्री हो गया। और अल्फा, अल्फा को तो आप जानते हो, ये अल्फा है, अल्फा एफ ए और एफ सी के मध्य है, अल्फा एफ ए और एफ सी के मध्य है, एफ ए और एफ सी के मध्य अल्फा है। ठीक है जी, तो इनको ऐसे इन्होंने डॉटेड से भी मिलाया है। तो बात समझना, बात क्या कहना क्या चाहता है। स्थिति 1 2 3, 3 स्थिति ली गई है। पहली स्थिति
दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। ठीक है, क्या कह रहा है जी? परिणामी बल है AC, बिल्कुल सही है जी, अल्फा उसकी दिशा बता रहा है। परिणामी बल AC द्वारा दर्शाया गया है जो कि F1 और F2 के मानों पर निर्भर करता है। ठीक है, परिणामी बल है वो AC है। ठीक है जी, आगे क्या करें? F1 F2 पर निर्भर करता है। F1 के साथ है अल्फा कोण बनाता है जो कि हमें दर्शाया गया है जी। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा कैसे लेंगे? टेंजेंट अल्फा FC साइन 135 FA प्लस FC कोस 135, जैसे टेंजेंट अल्फा लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट अल्फा की दिशा कैसे आएगी? टेन अल्फा, टेंजेंट अल्फा आएगा जी FC साइन 135, FC साइन 135 साइन थीटा। भाई मैं बोल रहा हूं कि जी ये 90 है और ये 45 है, तो 90 और 45 कितने हुए? 135। भाई A और D के बीच में ये देखो ना, ये A है, ये D है, ये कोण कितना है? 135। तो क्या होता है? A FA और FC के बीच में क्या होगा? B साइन थीटा, B साइन थीटा, इधर FC लिखा है उन्होंने, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ये तो फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा निकालने का, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। साइन 135 होता है जी कितना? 1/√2। साइन 135 होएगा जी 1/√2। ठीक है, FA कोस 135 होता है -1/√2। तो यहां से आंसर आ जाएगा जी, इसको सोल्व करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, FC अपॉन √2 FA माइनस FC, √2 FA माइनस FC हो जाएगा जी। ठीक है, अब इसका आप स्पेशल केस ले सकते हो जी। भाई अल्फा कब कितना होगा? अल्फा की वैल्यू कौन सी स्थिति में कितनी कितनी ली जा सकती है? ठीक है, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट लिया है FC इज इक्वल टू √2 FA, FC की वैल्यू है वो √2 FA हो जाएगी, ये पहली स्थिति है। FC इज इक्वल टू √2 FA, FC की जगह मैं √2 FA लिखूंगा तो क्या आएगा? टेंजेंट अल्फा बराबर FC √2 FA माइनस FC की जगह क्या लिख दूं? √2 FA, तो ये नीचे तो 0 हो गया जी, 0 हो गया, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। कब होता है जी इनफाइनाइट? जब अल्फा कितना हो? 90 डिग्री। ये स्थिति है, समझ रहे हो? दूसरे केस में क्या बोला है? FC छोटा है जी √2 FA से, बिल्कुल FC छोटा है √2 FA से, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां बड़ा हो जाएगा जी, बिल्कुल FC बड़ा है जी √2 FA से, FC बड़ा है √2 FA से, तो यहां अल्फा न्यून कोण है, बिल्कुल लिख ही दिया मैंने पहले, अल्फा न्यून कोण है, छोटा कोण है और यहां पर अल्फा क्या है? अधिक कोण है, बड़ा कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण है, उदाहरण भी दिया उन्होंने। पहले का उदाहरण क्या? जैसे शुद्ध जल यदि चांदी से बनी केश नली में डाला जाए, या तरल चांदी कांच में डाला जाए, ये भी उदाहरण लिख सकते हो। दूसरा, जब पानी को कांच की बनी केश नली में डाला जाए, पानी और कांच की केश नली में डाला जाए। ठीक है, पहले का उदाहरण क्या है? शुद्ध जल। इसका एक और उदाहरण है, शुद्ध जल चांदी की बनी, शुद्ध जल चांदी की बनी केश नली में डाला जाए। ये केश नली एक अच्छा टॉपिक है, ये आगे आएगा। ठीक है जी, चांदी के बनी केश नली में शुद्ध जल डाल सकते हैं। तो ये नवचंद्रक की आकृति पे ये बात खत्म हो गई है जी। अब अगले लेक्चर में हम दाब आदि कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये आप उदाहरण जरूर करके लाएंगे, सातों के सातों उदाहरण आपको करके ही लाने हैं। ठीक है, उसके बिना काम चलेगा नहीं।
मैं आपको एक दो सवाल और समझा देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। देखिएगा जी सवाल, क्या सवाल है देखो। जैसे ये जो एक यहां पर हमें ये जो एक टेबल दे रखी है ना, इस टेबल का भी ध्यान रखना है। जो नॉलेज बूस्टर में एक टेबल दे रखी है, क्या टेबल दे रखी है जी, कि एक सुई है एल लंबाई की, एल लंबाई की एक सुई है, उसको चलाने के लिए कितना बल की जरूरत पड़ेगी। भाई इस तरह मैं बोलूं कि एक सुई है जो जल में डूबी हुई है, जल में डूबी हुई है, उसको ऊपर उठाना है, उसके चारों तरफ जल है, ऐसा समझ लेते हैं, जल है या कोई भी तरल है, उसको ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्लू। एक तो होता है 2TL प्लस उसका भार, डब्लू उसका भार है। डब्लू तो तरल नहीं होता तो पृष्ठीय तनाव नहीं होता तो इतना ही लगता, डब्लू बराबर mg, लेकिन तरल है तो 2TL आ गया, समझ गए। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि एक वर्ताकार प्लेट है, वर्ताकार प्लेट है, इसको आपको ऐसे ऊपर उठाना है जल में, तो कितना बल लगाना पड़ेगा, इसके चारों तरफ जल है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ले सकते हैं जी F इक्वल टू 2TL तो रहेगा ही रहेगा जी, प्लस डब्लू। अब 2TL की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये प्लेट है, प्लेट में 2TL नहीं रहेगा जी, प्लेट मतलब चकती है ये, L की जगह मैं बोल दूं 2πr प्लस डब्लू, डब्लू भार है जी। अगर मैं बोलूं अगली बात, ये प्लेट की जगह है, मैं ये बोल दूं कि ये एक वल्य होता, वल्य, वल्य मतलब अंदर से खाली होता है, ये क्या है जी, ये अंदर से ठोस है भाई, ये अंदर से ठोस है, ठीक है, ये अंदर से खाली है, तो इसको उठाना ज्यादा मुश्किल होगा जी। देखना इसको, मैं ये दो रस्सी है, इसको बांध के ऊपर उठा रहा हूं F बल लगा के, तो इस बार मुझे F कितना लगाना पड़ेगा, 2TL प्लस डब्लू, 2T, L की जगह बोलूं 2πr प्लस डब्लू, 4πRT प्लस डब्लू, इतना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं बोलूं कि आप वर्गाकार प्लेट ले सकते हो, वर्गाकार फ्रेम ले सकते हो, ठीक है, तो वहां पर फ्रेम होगी तो 8, उसका क्षेत्रफल, यहां पे लंबाई है, उसकी टोटल लंबाई लेनी पड़ेगी 4L, ठीक है जी। आगे आप ये सवाल करेंगे जी, ठीक है। जैसे बोल दें एक प्लेटिनियम नली को एक वल्य में काटा गया जिसके आंतरिक और बाह्य व्यास दिया गया, पहला एग्जांपल है, इसको ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ तनाव लगेगा, उसमें 2 त्रिज्या आ गई, नहीं तो हम 2T ले लेते, अब उन्होंने 2πr1 और 2πr2 दो लंबाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है, थोड़ी मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं जी, ये पृष्ठीय तनाव की आज जो स्टार्टिंग हुआ है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इनके आप आज का होमवर्क यही है जी, वो 7 के 7 एग्जाम्पल करने हैं आपको। आज का होमवर्क क्या है, 7 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन होमवर्क, एग्जाम्पल करने एक तो 1 to 7 और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करने, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5, ये एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 7, ऐसे समझ सकते हैं। किसके करने हैं ये, पृष्ठ तनाव में, समझ गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।